अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह कहना है कि चीन के साथ एक साथ आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक तीनों मोर्चों पर लड़ना होगा। चीन एक ऐसा रावण है जिसका केवल सर काटना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सर काटने के साथ साथ उसके नाभि में छिपे अमृत को भी खत्म किया जाना चाहिए। और चीन का जो नाभि में अमृत है वह है उसकी आर्थिक शक्ति। 2017 के डोकलम विवाद के बाद भारत सरकार नींद से जागी। तब तक भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा 63.05 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। व्यापार घाटे का तात्पर्य यह है कि चीन से जितनी चीज़ें भारत में मंगाई गई उससे तुलना में उससे कम चीज़ें चीन में भेजी गई। हालांकि देर से ही सही सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए और उस प्रयास के परिणाम स्वरूप 2018-19 में वह व्यापार घाटा घट के 53.56 बिलियन डॉलर तक हो गया और 2019-20 में वह व्यापार घाटा और घटा और आज व्यापार घाटा 46.833 बिलियन डॉलर का हो गया है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने इस संबंध में अपनी लड़ाई तेज कर दी है। आज के इस वीडियो में यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार किस प्रकार से आर्थिक लड़ाई लड़ रही है और उसकी रूपरेखा क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वह है चीन से आयात होने वाली चीज़ों पर प्रतिबंध। यह प्रतिबंध दो तरीकों से लगाया जाएगा। पहला है कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा करके भारत सरकार ने कुल 300 चीज़ों को प्रथम चरण में चिन्हित किया गया है, जिसमें से 200 चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। इनमें वाइट गुड्स, मोबाइल हैंडसेट तथा स्मार्ट टीवी भी शामिल हैं। एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूँगा कि हमारी डिपेंडेंसी चीन पर कितनी बड़ी है कि आज मार्केट में जो 5 टॉप के मोबाइल सेट उपलब्ध हैं उसमें से जियोमो, वीवो, रेडमी, ओप्पो और सैमसंग है। इन 5 में से सैमसंग छोड़कर जो साउथ कोरिया की कंपनी है, बाकी 4 ब्रांड चाइना के हैं और इनका कुल मार्केट शेयर 76% है, जबकि सैमसंग का मात्र 16% है। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी जो चाइना से आयात होने वाली चीज़ें हैं उस पर बढ़ा दी जाएगी तो भारत के बाज़ार में उनका विक्रय मूल्य महंगा होगा, तो खरीदारी स्वतः कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे। दूसरा जो तरीका अपनाया गया है चीन से आयात करने को कमी करने के लिए, उसमें से 100 चीज़ें उस कैटेगरी के अंतर्गत हैं और उन 100 चीज़ों को स्ट्रिक्ट क्वालिटी से गुजरना होगा, क्योंकि चीन भारत में अपना सब स्टैंडर्ड माल खपाता है और यहाँ कोई क्वालिटी चेक नहीं होती है। अब सरकार ने एक निर्णय लिया है कि नॉन टैरिफ बैरियर के अंतर्गत इन चीज़ों का क्वालिटी चेक किया जाएगा। दूसरा, अभी तक आयात जो चीन से सामान होता है उसका लाइसेंसिंग की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, अब उसके लिए लाइसेंसिंग भी निश्चित किया गया है। तो इस प्रकार प्रथम चरण में 300 चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर दी गई है। संबंध में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे से हटाना, क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो सिग्नेटरी देश हैं, जिसमें चाइना भी शामिल है और भारत भी शामिल है, एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। मतलब कि एक देश की चीज़ें दूसरे देश में आने और जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है, आयात निर्यात में कोई विषमता नहीं की जाएगी। अब चूंकि टैरिफ ड्यूटी बढ़ानी है तो विषमता होगी, इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN के कैटेगरी से बाहर निकाल दें और तब टैरिफ बढ़ा दें, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वह है रोड एंड रेलवे संबंधी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं चीनी कंपनियों को, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना और उसी रिव्यू के क्रम में एक 471 करोड़ का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से संबंधित रेल का कॉन्ट्रैक्ट रेलवे मंत्रालय ने कैंसिल किया है। और जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स जो चाइनीज कंपनियों के पास हैं, उनको रिव्यू करके उन पर कैंसिलेशन की कार्रवाई की जाएगी तथा अब भविष्य में कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी को नहीं दिया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय है वो BSNL और MTNL जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, इनके 4G को अपग्रेड करने की कार्रवाई चल रही थी और इस कार्रवाई के अंतर्गत चाइना की कंपनी से करार किया गया था। अब यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी करार चाइनीज कंपनी से न करें और अन्यत्र से व्यवस्था करके 4G को अपग्रेड करें।
चौथा जो निर्णय लिया गया है कि ई कॉमर्स कंपनियों को हिदायत दी गई है कि जो भी आप अपने प्लेटफॉर्म से व्यापार करें वह मेड इन इंडिया के टैग्स लगा हुआ सामान का ही आप व्यापार भारत में कर सकती हैं। पहले सस्ता माल पाकर चीन से भी ई कॉमर्स कंपनियां माल मंगा लेती थी, लेकिन अब यह सख्त निर्देश दिया गया है कि जिस सामान पर मेड इन इंडिया का टैग नहीं लगा होगा वह सामान ई कॉमर्स के द्वारा भारत में नहीं बेचा जाएगा। पांचवा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रोक। यह रोक केवल उन्हीं देशों के लिए है जिनकी बाउंड्री भारत के बाउंड्री से मिलती है। चूंकि चीन की बाउंड्री भारत से मिलती है तो यह प्रतिबंध से चीन भी प्रभावित होगा और इस प्रतिबंध के अनुसार कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में होता है तो उसकी अनुमति भारत सरकार से लेनी जरूरी होगी। हालांकि चीन का प्रत्यक्ष निवेश भारत में $2342 मिलियन ही है, लेकिन चीन न्यू स्टार्टअप कंपनियां जिसमें पेटीएम, बैजू क्लासेस, ओयो, ओला, बिग बास्केट, स्विगी और जोमेटो शामिल हैं, इनमें निवेश कर चुका है। अब इस प्रकार की कंपनियों में जो भी निवेश होगा वो बिना भारत सरकार की अनुमति से नहीं होगा। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि एफडीआई पर रोक लगाने का यही सही समय था। इसका कारण है कि कोविड-19 के चलते देश में लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। इससे बहुत सारी कंपनियों की आर्थिक गतिविधि बिल्कुल बंद हो गई थी। अब इन कंपनियों को रीस्टार्ट करने के लिए हो सकता है धन की आवश्यकता हो, तब इन कंपनियों में चीन अपना धन लगा सकता है और इन कंपनियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। सरकार ने एफडीआई पर तो रोक लगा दिया कि चीन का धन का आना कंपनियों में रुक जाए। दूसरी तरफ सरकार ने अब धन उपलब्ध करने के लिए खुद बीड़ा उठाया है। चाइना के साथ इस ट्रेड वार में 3 बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। पहली कि जो हमारी निर्भरता चाइना पर है उसको एक झटके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। चाइना अमेरिका के बाद हमारा दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है और उसकी निर्भरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारा चाइना के साथ कितना ज़्यादा व्यापार घाटा है। दूसरी समस्या आने वाली है कि चाइना से जो सामान हम लोगों को मिलते थे वह अपेक्षाकृत सस्ते होते थे और यह समाज के सभी वर्गों को सहज ही सुलभ हो जाता था और साथ ही सरकार को चाइना से सामान मंगाने में कम फॉरेन रिजर्व खर्च करने पड़ते थे। अब चाइना के अलावे अगर किसी दूसरे कंट्री से सामान आएगा तो अपेक्षाकृत महंगा होगा और हो सकता है समाज के सारे वर्गों को सहज ही उपलब्ध न हो पाए और दूसरा सरकार को ज़्यादा फॉरेन रिजर्व खर्च करना पड़ेगा। तीसरी जो समस्या आने वाली है कि चाइना की उन कंपनियों का जो भारत में पूर्व में ही निवेश कर चुकी हैं। साथ ही बहुत सारी कंपनियां चाइना की ऐसी हैं जो सीधे अपने देश के थ्रू निवेश नहीं की हैं बल्कि हांगकांग और सिंगापुर के रास्ते भी निवेश की हैं। तो इन कंपनियों को कैसे चिन्हित किया जाए? भारत सरकार ने इन तीनों समस्याओं से निपटने के लिए 3 गोल निर्धारित किए हैं। शॉर्ट टर्म गोल जिसके अंतर्गत चाइना से आयातित सामानों पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाया जाएगा। इससे अनुमान है कि एक साल में चाइना के साथ व्यापार घाटे में 8 से 10 बिलियन की कमी होगी। दूसरा गोल जो निर्धारित किया गया है कि चाइना से जब सामान नहीं आएंगे तो उसके बदले किन देशों से सामान लाया जाए जो चाइना की तरह ही एफोर्डेबल हो, सस्ते दाम पर हो। और तीसरा लॉन्ग टर्म जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो। चाइना जो सामान भारत को देता था या किसी अन्य देश को देता है तो वह केवल सामान सस्ते दर पर देता है, अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है और उसके पीछे उसकी नीयत यही है कि लंबे समय तक सारे देश चाइना पर निर्भर बने रहें। चीन को भी यह भनक लग गई थी कि भारत सरकार आर्थिक युद्ध के क्रम में चीनी सामान पर प्रतिबंध लगाएगा। तब चीन ने अपनी नीति बदल दी। पहले चीनी सामानों पर मेड इन चाइना लिखा रहता था, अब चीन ने उस पर संक्षेप में पीआरसी लिख दिया है। पीआरसी का मतलब होता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन आप इस भुलावे में मत आएं। आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही केवल मैसेज का आदान प्रदान करके चीन के बहिष्कार का काम न पूरा करें, बल्कि अनुरोध है कि वास्तव में चीनी सामानों का बहिष्कार करें जितना संभव हो सके और सारे वैकल्पिक सामान मार्केट में उसी दाम पर उपलब्ध भी हैं। कृपया आप इस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद और जय हिंद।